लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में हम लोगों ने बेसिक वाले सारे पोर्शन कवर कर लिया था। आज हमें डॉपलर इफेक्ट में उसका डेरिवेशन, सोनिक बूम, बेसिकली सुपरसोनिक स्पीड, और क्या नाम है, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट कवर करना है ना बेटा? फॉर्मूला बेसिक वाला सबको याद है? क्या था फॉर्मूला? फटाफट बता देंगे सब लोग मेरे को, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी जल्दी बताइए। किसी को याद नहीं है फॉर्मूला? क्या था फॉर्मूला? एक ही तो फॉर्मूला बताया था, क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ wave with respect to observer upon velocity of wave with respect to source, and all these velocities are measured along the line joining source and observer, okay, या फिर along the direction of wave। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले में बेस्ड हम लोगों ने लास्ट क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन किए होंगे, आई गेस 15 तो होंगे होंगे कम से कम, है ना, अलग अलग तरीके के, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन भी देखा। दो क्वेश्चन रिफ्लेक्शन पर देखे थे, एक जिसमें ड्रंक ड्राइवर दीवार की तरफ गाड़ी चला रहा था, और दूसरा जिसमें एक कार रेस ड्राइवर एक वॉल के पैडल पैडल गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। हमने उसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या ऑब्जर्व करी थी कि अगर वॉल रेस्ट पर है, अगर वॉल मूव नहीं कर रही है, देन इन दैट केस आप सीधे सीधे ऑब्जर्वर, मतलब आप दीवार में उसकी इमेज बना के, सोर्स की इमेज बना के आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक मिनट, क्लास में, हाँ, क्या कह रहा था? आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो इमेज बनाकर भी, अगर आपके वॉल से रिफ्लेक्शन के बाद के बारे में बात करें। इसके अलावा हम लोगों ने एक चीज और दो चीजें और देखी थी। अगर विंड ब्लो कर रही हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेव को एडजस्ट कर देंगे। अगर विंड की डायरेक्शन में वेव जा रही है तो विंड की वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी में ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो विंड की वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है। वन मोर थिंग, जो उस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या देखना पड़ा था कि साउंड, बोला गया कि इस मोमेंट पे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, तो हमें ये नहीं देखना है कि उस मोमेंट पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको सोर्स से शुरू हुई, आपको ये देखना है कि उस मोमेंट पे कौन सी, किस जगह से साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचा। याद है वाला क्वेश्चन लास्ट में जो दो तीन क्वेश्चन किए थे? यस सर। ऑब्जर्वर यहाँ था, ट्रेन यहाँ था, ऐसे जा रहा था, जब ट्रेन यहाँ पहुंची तब आपको बताना था फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई दे रही है। हमने जो बोला सुनाई तो वो देगा जो यहाँ से आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ वाली वेलोसिटी का यूज किया था, ये वाले एंगल का यूज किया था, राइट? याद है कि नहीं याद है? तो ये सब कुछ हम लोग डॉपलर इफेक्ट में देख चुके थे। आज हम लोग डॉपलर इफेक्ट में डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन डॉपलर इफेक्ट का। अब देखो, एक ही बार में मैं अगर आपको कराता हूं कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, ड्राइव करते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा, राइट? तो हम एक एक करके दोनों केसेस कवर करेंगे। अगर सिर्फ ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो क्या होगा, अगर सिर्फ सोर्स मूव कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन में हम लोग सबसे पहले केस 1 देखेंगे। सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग। ठीक है, थोड़ा सा साथ दीजिएगा मेरा यहां पे। क्या हुआ?
तो हमने बेटा क्या केस कंसीडर किया था? हमने केस कंसीडर किया था सोर्स एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग, है ना? दिस इज केस फर्स्ट। इमेजिन ये आपके पास एक सोर्स है, इससे वेव निकली और यहां खड़े ऑब्जर्वर ने इस वेव को, इस साउंड को सुना। यहां खड़ा नहीं ऑब्जर्वर, ये मूव कर रहा है। इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर की तरफ v है और सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है उसकी वेलोसिटी लेट्स से c है। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा इमेजिन करिए एक सोर्स से साउंड कैसे प्रोड्यूस, जब प्रोड्यूस होगा तो किस तरीके से ट्रेवल करेगा। मैं पॉइंट सोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास ये एक पॉइंट सोर्स है, ये वाइब्रेट कर रहा है अपने किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, यही डिस्टरबेंस को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जब ये सोर्स वाइब्रेट करेगा, एयर में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, तो मान लेते हैं ये इसका वाइब्रेशन कैसा एक्सपैंड करता है, फिर श्रिंक करता है, फिर एक्सपैंड करता है, फिर श्रिंक करता है। ये भी एक्सपैंड किया इसने, जैसे एक्सपैंड करेगा अपने आसपास में कंप्रेशन क्रिएट करेगा और वो कंप्रेशन आगे ट्रेवल करने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद ये श्रिंक करेगा, रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल करेगा, फिर एक्सपैंड करेगा, फिर से सराउंडिंग एयर को कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन ट्रेवल करेगा, राइट? तो मैं ये जो मैंने एरोज बना रखे हैं फॉर टाइमिंग, समझ एरो बोला, ये लाइंस बना रखी हैं फॉर टाइमिंग, अज्यूम करिए कि इसके आसपास की ये क्या है, कंप्रेशन। मैं सिर्फ कंप्रेशन को लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल के लिए। तो कंप्रेशन क्या होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन जाएगा कि चारों तरफ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत जरूरी है। चारों तरफ जाएगा। चारों तरफ जाएगा। तो अभी मान लीजिए यहां पे कंप्रेशन है, इसका टाइम पीरियड लेट से टी है। तो इस अभी अगर यहां पर ये एक्सपेंड हो रहा है, ये वाला तो मतलब आसपास में कंप्रेशन क्रिएट करेगा, राइट? तो ये यहां पर अगर कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट पर, सोर्स की लोकेशन पर अगर कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो इससे जस्ट पिछला कंप्रेशन यहां कहीं पहुंच चुका होगा, हाँ या ना? बोलो, चारों तरफ पहुंच चुका होगा एक स्फीयर में। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये सारे पॉइंट्स अभी इस मोमेंट पे कंप्रेशन में, क्योंकि एक टाइम पीरियड बीत चुका है पिछला कंप्रेशन क्रिएट किए हुए इस सोर्स को। ठीक है बेटा, ये सारे पॉइंट्स कंप्रेशन में, मतलब इन सारे पॉइंट्स पे फेज सेम है ना? है ना? है ना? Yes, sir. जिन सारे पॉइंट्स पे फेज सेम होता है ना, उनको हम, उनके कलेक्शन को हम कहते हैं एक वेव फॉर्म। क्या कहते हैं? वेव फॉर्म नहीं, वेव फ्रंट। ये एक वेव फ्रंट है, कंप्रेशन का वेव फ्रंट है फिलहाल। ठीक है, अगर यहां पे भी कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, ये पिछला कंप्रेशन है, दोनों के बीच टाइम इंटरवल टाइम पीरियड के बराबर है, तो ये डिस्टेंस कोई मुझे बता सकता है कितना है? कोई तो बता दो। सर वेवलेंथ। वेवलेंथ बोल सकते हो, या मैं बोल रहा हूं सी इंटू टाइम पीरियड, कोई दिक्कत है ना?
वेवलेंथ है, बिल्कुल सही बात है, लैम्डा के बराबर है, इसी इंटू टाइम पीरियड के बराबर भी है। कोई दिक्कत है इसमें? वो तो बोल दो, मुझे तो नहीं लग रही। चलो, अगर आपको नहीं लग रही है तो बता दो, नहीं लग रही तो आगे बढ़ रहा हूं। तो इससे जस्ट पिछला वेव फ्रंट और सीटी डिस्टेंस और चला गया होगा, ये भी क्या है, कंप्रेशन है। जस्ट पिछला कंप्रेशन वाला पॉइंट्स, कंप्रेशन वाला वेव फ्रंट, वो अभी यहां होगा, हाँ या ना? बोलो हाँ ना, बोल दो भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको कोई फायदा नहीं है सब करने का। यस सर। और ये कंप्रेशन लगातार दूर जा रहा है, कितनी स्पीड से दूर जा रहा है, सी स्पीड से दूर जा रहा है, राइट? सी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, है ना? हाँ या ना? इससे जस्ट पिछला वाला अभी और सी टी डिस्टेंस पर होगा, इससे जस्ट पिछला वाला और सी टी डिस्टेंस पर होगा, इससे जस्ट पिछला वाला और सी टी डिस्टेंस पर होगा, ऐसा ही कुछ होगा ना सिचुएशन? बोल दो। अरे बोलो ना भाई। यस सर। बेसिकली सी टी के कितना, लैम्डा के बराबर, और इधर पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, खड़ा नहीं है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है? लेट्स से इस इंस्टेंट पर कोई एक कंप्रेशन इस सोर्स तक पहुंचा, इस ऑब्जर्वर तक पहुंचा, ये डिस्टेंस सारे कितने, सी टी है। थोड़ा ज्यादा हो गया था ये वाला, है ना? समझ में आई बात? तो इसने अभी इस मोमेंट पे क्या ऑब्जर्व किया, एक कंप्रेशन को ऑब्जर्व किया है, हाँ या ना, बताओ। जो डायग्राम में मैंने बना रखा है, इस मोमेंट पर ये ऑब्जर्वर एक कंप्रेशन ऑब्जर्व कर रहा है। यस सर। ओके, अब क्या हुआ, इसके बाद थोड़ी देर बाद, अब यहां पर तो कंप्रेशन ये ऑब्जर्व कर लिया, ये वाला कंप्रेशन कब ऑब्जर्व करेगा, कितनी देर के बाद ऑब्जर्व करेगा? तो सर ये कंप्रेशन आगे मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, सी स्पीड से, है ना? क्योंकि वेव ट्रेवल कर रही है स्पीड सी से, और ये भाग रहा है वेलोसिटी वी से। तो चोर पुलिस प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। यस सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि टी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू सी टी अपॉन सी माइनस वी, हाँ या ना? बोलो। दो Yes, sir. कंप्रेशंस के बीच में जो इसको ऑब्जर्वर को जो डिफरेंस नजर आएगा, टाइम डिफरेंस, वो क्या होगा, ये वाला कंप्रेशन ऑब्जर्व करने और ये वाला कंप्रेशन ऑब्जर्व करने के बीच का टाइम डिफरेंस। और यहाँ पे चोर पुलिस वाला लगा क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस सी टी अपॉन रिलेटिव स्पीड सी माइनस वी। कोई दिक्कत? बोलो। ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बता दो। ऑब्जर्वर के हिसाब से दो कंप्रेशन के बीच का इंटरवल कितना है, डिस्टेंस सी टी, दोनों कंप्रेशन के बीच का, डिवाइडेड बाय स्पीड सी माइनस वी, है ना? Yes, sir. चलो, तो ये टी ऑब्जर्व्ड हो गया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां से
कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन t observed that is equal to c minus v upon ct that is equal to c minus v upon c times f naught. है ना? Yes, sir. तो आगे ना फॉर्मूला, velocity of wave with respect to observer upon velocity of wave into f naught, क्योंकि अभी क्या है, आपका जो सोर्स है वो रेस्ट पर है, इसलिए सोर्स की वेलोसिटी का क्या रोल आएगा वो इस फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. कॉपी कर लो। कॉपी हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े। सेकंड है, केस 2 है ये, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, सोर्स इज मूविंग। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे होगा और सोर्स मूव करेगा तो क्या होगा? देखिए, ये लेट से मेरा सोर्स है। अगर ये सोर्स रेस्ट पर है तो इसका जो वेव फ्रंट्स निकल रहे थे कैसे निकल रहे थे? कंसेंट्रिक सर्कल्स निकल रहे थे, हाँ या ना? हाँ या ना? अभी पढ़ा ना अपन ने? Yes, sir. जिनके Yes, पीछे sir. जिनके पीछे डिस्टेंस कितना था, लैम्डा लैम्डा, अपन ने क्या किया, कंप्रेशन के सर्कल्स बनाए। ठीक है, हम लोग चाहते तो रेयर फ्रैक्शन के बना सकते थे, हम लोग चाहते तो किसी और फेज के भी बना सकते थे, पर मैं यहाँ पे कंप्रेशन बना रहा हूँ आपको, ताकि हमें बात करने में आसानी हो कि ये कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन, यहाँ पे कंप्रेशन। ठीक है, पर ये सोर्स अगर रेस्ट पर है तो ऐसा हो रहा है, वेव इधर भी सी स्पीड से जा रही है, इधर भी सी स्पीड से जा रही है, इधर भी सी स्पीड से जा रही है, इधर भी सी स्पीड से जा रही है ना? समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? बोलो।
मुझे एक बात बताइए, अगर ये सोर्स मूव करेगा तो वेव की स्पीड में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जरा। हम्म मतलब अगर सोर्स मूव करेगा तो वेव की स्पीड तो सोर्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी ना, कि मीडियम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी, बताइए। वेव की स्पीड पहले ये बताइए, सोर्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी या मीडियम के रिस्पेक्ट में? पहला सवाल तो ये है। तो उसके रिस्पेक्ट में नहीं बेटा, मीडियम के रिस्पेक्ट में रहेगी। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी मीडियम में स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते ना, है ना? तो सोर्स के मूव करने से वेव की स्पीड मीडियम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये सोर्स ने अगर ये वाला कंप्रेशन रिलीज कर दिया है एक बार, मतलब सोर्स की वजह से कंप्रेशन क्रिएट हो गया, कंप्रेशन चारों तरफ ट्रेवल करने लग गया, तो अब सोर्स कहीं पे भी मूव करता रहे, गोल गोल नाचता रहे, आगे पीछे डांस करता रहे, कुछ भी करता रहे, ये वाला वेव फ्रंट तो ऐसे ही जाएगा, सर्कुलर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए चारों तरफ अपनी कांस्टेंट स्पीड सीधे चारों तरफ। समझ में आई बात, है ना? सर फिर से बोलिए ना। मैं कह रहा हूं कि अगर सोर्स ने लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे एक कंप्रेशन क्रिएट किया और वो कंप्रेशन निकल गया, एक बार वो कंप्रेशन निकल गया उसके बाद सोर्स क्या करता है, उस कंप्रेशन वाले वेव फ्रंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो मीडियम के हवाले हो चुका है। समझ में आया? यस सर। यस सर। वो चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट में बढ़ता रहेगा। किस पॉइंट का सेंटर होगा उसका? उस वेव फ्रंट का सेंटर कहां पे होगा? तो उस पॉइंट पे जहां पर वो वेव फ्रंट क्रिएट हुआ था, सोर्स की करंट पोजीशन पर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? सोर्स, समझो बात को, t इज इक्वल टू 0 पे लेट से सोर्स x इज इक्वल टू 0 पे था, वो वेव फ्रंट निकल गया। अब 5 सेकंड के बाद सोर्स क्या करेगा? 5c रेडियस का वेव फ्रंट बनाएगा। सेंटर कहां होगा? x इज इक्वल टू 0 पर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट क्रिएट कहां पे हुआ था? x इज इक्वल टू 0 पे हुआ था। उस 5 सेकंड में सोर्स मूव करके x इज इक्वल टू 2000 मीटर चला जाए, उससे कोई फर्क उस पढ़ने वाले वेव फ्रंट को नहीं पड़ता। समझ में आई बात? यस सर। तो इसलिए सोचिए जरा, अगर सोर्स मूव कर रहा है तो अलग अलग वेव फ्रंट्स का सेंटर अलग अलग जगह पर होगा, हाँ या ना? यस सर। यही कॉन्सेप्ट है, सर ठीक है? अलग अलग वेव फ्रंट्स का सेंटर अलग अलग जगह पर होगा, क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है, तो अलग अलग वेव फ्रंट्स अलग अलग पॉइंट से क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? अलग अलग पॉइंट पे क्रिएट हो रहे हैं अलग अलग वेव फ्रंट, इसलिए अलग अलग वेव फ्रंट्स का सेंटर अलग अलग जगह पर होगा। तो मान लेते हैं सोर्स अभी यहां पर ये वेव फ्रंट क्रिएट करने वाला है, और सोर्स लेट से आगे जा रहा है वेलोसिटी v से, ठीक है? तो इससे जस्ट पहला वेव फ्रंट उसने क्या यहां से क्रिएट किया होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ये डिस्टेंस कितना होगा? v इंटू टाइम पीरियड। कोई दिक्कत? ये यहां पर अभी एक वेवफ्रंट यहां से यहां पे कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है ये सोर्स, इसका पिछला कंप्रेशन यहां पे क्रिएट किया होगा, है ना बेटा? यस सर।
क्योंकि कंप्रेशन क्रिएट किया आगे बढ़ा, कंप्रेशन क्रिएट किया आगे बढ़ा, कंप्रेशन क्रिएट किया आगे बढ़ा, ऐसे ही चला ना वेव तो, सॉरी सोर्स तो, राइट। Yes, sir. तो और उससे जस्ट पहला वाला एक टाइम पीरियड पहले क्रिएट किया होगा यहां से, उससे जस्ट पहले वाला यहां से क्रिएट किया होगा, हाँ या ना। यस सर। अब मैं मान रहा हूं सी वी से बड़ा है, तो मुझे बताओ इस पॉइंट वाला वेवफ्रंट यहां से कितना डिस्टेंस पे जा चुका होगा, यहां वाले इस पॉइंट वाला वेवफ्रंट कहां कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा चारों तरफ, कितना टाइम पीरियड हो चुका है, एक टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड, तीन टाइम पीरियड हो चुका है, तो यहां वाला वेवफ्रंट कहां पहुंच चुका होगा बताइए तो। 3CT. 3CT पे पहुंच चुका होगा, 3T हो चुका है, 3 टाइम पीरियड हो चुका है, स्पीड C है, तो यहां इसको सेंटर मानते हुए 3CT का हमें स्फीयर बनाना है, तो हमने इसको सेंटर मानते हुए 3CT का स्फीयर बनाया, वो स्फीयर कुछ ऐसा दिखता है। अंदाजे से बना रहा हूं बेटा, कंपास होता तो और अच्छा बनता। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 3CT, राइट, हाँ या ना। यस सर। यहां वाला वेवफ्रंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, सर 2CT। 2CT, तो यहां से 2CT यहां कहीं पे आएगा, इधर 2CT यहां कहीं तक जाएगा, इधर 2CT यहां कहीं पर आएगा, इधर 2CT यहां कहीं तक जाएगा, तो इस पॉइंट वाला देखिए ये है मेरा 1 1, ये 2, तो 2 वाला वेवफ्रंट बन रहा है यहां पर, ठीक है, समझ में आई बात। यस सर। ये हो गया मेरा पॉइंट 2 का वेवफ्रंट, पॉइंट 3 का वेवफ्रंट कितना डिस्टेंस बनेगा CT, तो वो यहां से सेंटर बनाएगा कुछ ऐसा, तो आपको वेवफ्रंट्स में कुछ डिफॉर्मेशन नजर आ रहा है, यहां पर ये वेवफ्रंट्स पास पास में आ गए हैं और यहां पर वेवफ्रंट्स दूर दूर चले गए, राइट, हाँ या ना। Yes, sir. यार देखो हाथ से ऐसा ही बनेगा, इमेजिन करो सर्कल, अच्छे सर्कल्स हैं जिनका सेंटर आगे मूव करता जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। यस सर। तो यहां पर क्या है, वेवफ्रंट्स पास पास में आ गए, मतलब इफेक्टिव वेवलेंथ कम हो गई। ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था, जब सोर्स मूव करता है तब वेवलेंथ चेंज होता है, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था पिछले केस में तो वेवलेंथ चेंज हुआ था क्या, कि सारे के सारे वेवफ्रंट इक्वल डिस्टेंस पे थे। इक्वल डिस्टेंस पे था। तो ऑब्जर्वर के मूव करने से वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ था, लेकिन सोर्स के मूव करने से क्या हुआ, इधर वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से वेवलेंथ चेंज हुआ। तो देखते हैं भैया वेवलेंथ कितना हो जाएगा, इन दो के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये थर्ड है ना, ये डिस्टेंस इफेक्टिव वेवलेंथ है कितना, दोनों के बीच डिस्टेंस है कितना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं लैम्डा की इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू
ये जो लैम्डा की इफेक्टिव वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, यहां पर सामने की तरफ आता हूं क्योंकि मेरा ऑब्जर्वर यहां पर, तो लैम्डा की इफेक्टिव वैल्यू को मैं ये बोल सकता हूं क्या, यहां से इसका डिस्टेंस है 3ct और इसी पॉइंट 1 से इसका डिस्टेंस है माइनस VT प्लस 2CT। ये समझ में आ रहा है? इस 2 पॉइंट से सेकंड वेवफ्रंट का डिस्टेंस कितना है, 2CT। 1 से कितना हो जाएगा, VT प्लस 2CT। समझ में आई बात? चलो ऐसे देख लो, ये भी तो बेसिकली लैम्डा इफेक्टिव है ना, तो कितना हो जाएगा, CT माइनस VT। सीधे सीधे ये हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे लिख लो सीधे सीधे, CT माइनस VT। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा। सर नहीं समझ में आ रहा सर। सिर्फ आप थर्ड और फोर्थ पे कंसेंट्रेट करिए, 1 2 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, 3 और 4 पे कंसेंट्रेट करिए। 4 का कंप्रेशन यहीं पर है ना, और 3 का कंप्रेशन Yes, यहां sir. पहुंच चुका है। ये डिस्टेंस कितना है, एक टाइम पीरियड हो चुका, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, CT। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, CT, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, VT। तो इस कंप्रेशन में और इस कंप्रेशन में डिस्टेंस कितना हुआ, अबे यार, ये रहा पॉइंट 3, ये रहा पॉइंट 4, ये डिस्टेंस है VT। यहां पर 3 का वेवफ्रंट यहां पर है, 4 का वेवफ्रंट अभी निकल रहा है ना। ये डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि एक टाइम 3 और 4 के बीच एक टाइम पीरियड का फर्क है, इसलिए ये डिस्टेंस हो जाएगा CT। यहां पर कंप्रेशन यहां पे कंप्रेशन, तो ये डिस्टेंस कितना है, लैम्डा इफेक्टिव। ये कितना हो गया, CT माइनस VT। समझ में आया? दैट इज इक्वल टू C माइनस V इंटू T। ये है लैम्डा इफेक्टिव। तो अब जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे था उसके लिए तो उसको ये वाला वेव फ्रंट और ये वाला वेव फ्रंट सुनाई देने में टाइम का डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा इफेक्टिव अपॉन C, क्योंकि वेव आ तो C स्पीड से रही है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिएगा, पिछले केस में जब आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा था तो इट वाज ऑल अबाउट कि वेवलेंथ तो लैम्डा ही है, वेवलेंथ चेंज नहीं हुई है जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, बस रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो गई है। इसलिए उस वेवलेंथ को आप रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, आपका टाइम पीरियड मिल जाएगा, राइट। यहां क्या हुआ, आपका वेवलेंथ ही चेंज हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी सी है पर वेवलेंथ ही चेंज हो गया, है ना, हाँ या ना। एक तरफ वेवलेंथ डिक्रीज हो गया है, एक तरफ वेवलेंथ इंक्रीज हो गया है, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसलिए ऑब्जर्वर के मूव, सॉरी, हाँ, ऑब्जर्वर के मूव करने से वेवलेंथ चेंज नहीं होता, सोर्स के मूव करने से वेवलेंथ चेंज होता है। समझ में आई बात? तो फॉर्मूला आ गया ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया, एफ नॉट इंटू सी अपॉन सी माइनस वी, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, राइट।
और अगर हम इस फॉर्मूले को और पिछले फॉर्मूले को मिक्स कर देंगे, दोनों का इफेक्ट कंबाइन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल फॉर्मूला एफ नॉट इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो ये है आपका डेरिवेशन। ठीक है? एक बार बुक से डेरिवेशन देखेंगे ताकि आपको प्रेजेंटेशन और अच्छे से समझ में आए कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस डेरिवेशन में। ठीक है? आगे बढ़े। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। हमारे पास डेरिवेशन तो हो गया हमारे फॉर्मूले का। ये भी समझ में आया कि वेवलेंथ कैसे चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही है। एक चीज दिमाग में आई ये सब देखने के बाद, सर क्या सर व्हाट इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन सी? या शुरुआत में देखते हैं इज इक्वल टू सी। सोर्स की वेलोसिटी अगर सी के इक्वल हो गई तो आपका लैम्डा इफेक्टिव कितना हो जाएगा? बताइए तो। 0। Ct माइनस Vt दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कि सारे के सारे कंप्रेशन एक साथ एक जगह पर है ना, सारी की सारी एनर्जी एक साथ एक जगह पर, वो जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी जुड़ती जाएगी और बहुत सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। और जब वो एनर्जी कहीं पर रीच करेगी तो वहां पे एक धमाका करेगी। समझ में आई बात? है ना? समझ में आई कि नहीं आई बात? Sir. Yes, sir. इस चीज को हम कहते हैं सोनिक बूम। इफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन सी, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपका डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा होता, वहां पर चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आपका मतलब एनर्जी जो है वो सोर्स के साथ साथ ट्रेवल करता रहता है और एक साथ एक जगह बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। ठीक है? तो नोट क्या है, लैम्डा इफेक्टिव जो है आपका नेगेटिव हो गया, जो कि होता नहीं है। ठीक है? एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला वर्क नहीं करता। फॉर्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट डजंट वर्क। जब तक पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना बेटा, तभी तक काम करेगा। ठीक है? डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला काम नहीं करेगा वंस वेलोसिटी ऑफ सोर्स बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। उस केस में
we observe a sonic blast. ठीक है, या सोनिक बूम कहना चाहिए, ब्लास्ट को लो बूम कह लो, बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है एकदम। ठीक है, इतना तेज कि ऐसे डिवाइसेस हैं जो इस सोनिक ब्लास्ट का यूज करके, या उसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट ठीक है, सोनिक ब्लास्ट का यूज करके भी इवन आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्स, मतलब आपके बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ सकते हैं, आपके स्टील की मोटी मोटी दीवारों को तोड़ सकते हैं आप सोनिक ब्लास्ट का यूज करके। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना पता होना चाहिए कि ये अगर केस आया तो बस लिख रहा है सोनिक ब्लास्ट या सोनिक बूम का, नहीं खत्म आगे। ठीक है बेटा, लेकिन इसे सोर्स के लिए है, अगर ऑब्जर्वर मूव करेगा तब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्योंकि ऑब्जर्वर के केस में एक तो वेवलेंथ चेंज होता नहीं, दूसरा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी भी कर दोगे आपकी फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी नहीं होगी। अगर यहां पर वेव की वेलोसिटी, सोर्स की वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी के बराबर, लाइट बोल रहा हूं, वेव की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ या ना? क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, लास्ट टॉपिक शुरू करना है हमें आज का, आपके सिलेबस का भी। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट देखना है, क्या होता है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट? देखो डॉपलर इफेक्ट, इसमें लाइट के केस में दिस इफेक्ट वर्क्स स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, ड्यू टू relativity adjustments, due to relativity adjustments the formula is slightly different। और क्योंकि रिलेटिविटी है आपको डेरिवेशन जानना नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूला पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो फॉर्मूला जानना जरूरी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू अंडर रूट ऑफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। यहां पर v क्या है? v इज नॉट वेलोसिटी ऑफ सोर्स, v इज नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, v इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। कहने का मतलब ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये वेलोसिटी v1 से जा रहा है, ये वेलोसिटी v2 से जा रहा है, तो v कितना हो जाएगा? सिंपली v1 प्लस v2। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये वेलोसिटी v1 से आगे जा रहा है, ये वेलोसिटी v2 से आगे जा रहा है, तो ऐसे में वेलोसिटी v कितना हो जाएगा? v1 माइनस v2। समझ में आ रही बात? You just have to use the Yes. velocity of approach, मतलब कि सोर्स
मूव किया या ऑब्जर्वर मूव किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉपलर इफेक्ट इन लाइट को। ठीक है, समझ में आई बात? ऑल्सो इफ v is very very less than c, which is generally the case, ठीक है, अगर v c से बहुत छोटा है तो we can simply manipulate it to get our formula to be simplified to this point, f naught into ये हो जाएगा ठीक है। कोशिश करो यहां से आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, v को बहुत छोटा एज्यूम करके c के मुकाबले। या ऐसे कर लो इसको 1 + v/c, ठीक है। सो इफ the source and observer are moving closer, मतलब कि अप्रोच हो रहा है, then v will be positive, which means frequency observed will be greater than original frequency, है ना। इस फिनोमेना को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है, सिमिलरली इफ source and observer are moving away or drifting apart from each other, v will be negative, which will mean that observed frequency will be less than original frequency, जिसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान दीजिए। ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो ब्लू की तरफ गया, इसलिए ब्लू शिफ्ट। फ्रीक्वेंसी अगर घटेगी तो रेड की तरफ गया, इसलिए रेड शिफ्ट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी वो विजिबल रेंज में थी। प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस में। उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो ब्लू शिफ्ट ही कहते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर घट रही है तो रेड शिफ्ट ही कहते हैं। और इस ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई डिस्टेंट स्टार हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है। गैलेक्सी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है, डॉपलर इफेक्ट का यूज करके पता चलता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। जनरली बच्चे ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वेश्चन में क्या किया ना, v को c/2 कर दिया। अब क्या करोगे? अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा ना, राइट? तो ये जेईई मेन में हुआ था 3 साल पहले, सब गलत करके आए थे क्योंकि किसी ने ऊपर वाला फॉर्मूला याद ही नहीं किया था। और यहां से यहां खुद से एक बार कर लेना, 2 मिनट का काम है। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस हो गया है कंप्लीट। ठीक है बेटा, Yes, sir.
किसी को डॉपलर इफेक्ट वाले चैप्टर में कोई डाउट है कल की क्लास में, आज की क्लास में? नहीं है? ठीक है बेटा, फिर दोबारा मिलते हैं एक टेस्ट का डिस्कशन में, ठीक है बेटा?